आइए सुनते हैं मिथिलेश्वर की लिखी कहानी हरिहर काका। कहानी समाज में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को, उनकी लाचारी को दर्शाती है और समाज का कुरूप चेहरा, कड़वा सच हमारे सामने लेकर आती है। कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं हरिहर काका। हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है। विदुर हैं, पत्नी का देहांत हो चुका है, संतान विहीन है, कोई संतान नहीं है। और अन्य पात्रों में हैं महंत, ठाकुर बारी के महंत, जो कि बहुत ही स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति के हैं। राम नाम का चोला तो पहनते हैं, परंतु अंदर से भीतर से वो डाकू से कम नहीं है। महंत के अलावा ठाकुर बारी के पुजारी हैं। और हरिहर काका के 3 भाई हैं, जो कि खून के रिश्ते के तो सगे भाई हैं, परंतु वे भी पैसे के लोभी स्वार्थी हैं। इसके अलावा नेताजी हैं, जो कि अवसरवादी हैं, मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं। नेताजी के अलावा गांव के लोग हैं कुछ, जो कि अफवाहें फैलाने का, इधर उधर की बातें करने का काम करते हैं। इसके अलावा लेखक हैं, लेखक जो कथावाचक हैं, जो कहानी सुना रहे हैं। और लेखक हरिहर काका से बचपन से ही लेखक की घनिष्ठता है, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। लेखक काफ़ी समय के बाद हरिहर काका से मिलने पहुंचा है, तो हरिहर काका की स्थिति को देखकर वह अचंभे में आ जाता है कि जो हरिहर काका उसके साथ अपने दिल की हर बात साझा करते थे, आज वो इस स्थिति में है कि चुपचाप एक तरफ देखते रहते हैं, बिल्कुल गूंगे बन गए हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। तो उनकी इस स्थिति को देखकर लेखक पिछली यादों में, पिछले वर्षों में जो उनके साथ उनकी घनिष्ठता थी, उसमें चला जाते हैं। बचपन में हरिहर काका लेखक के पिता से कम नहीं थे। दोनों में आयु का बहुत अंतर था, पर अगर किसी के साथ लेखक की गहरी दोस्ती थी गांव में, तो वह हरिहर काका ही थे। हरिहर काका बचपन में लेखक को अपने कंधों पर बिठाकर उसे घुमाया करते थे। माँ उनकी उन्हें ऐसा बताती थी और अपने मन की हर बात उनके साथ साझा किया करते थे। तो आज उनकी इस स्थिति को देखकर लेखक बहुत दुखी है। और कहानी में ठाकुर बारी के बारे में भी बताया गया है। ठाकुर बारी एक छोटा सा मंदिर था पहले गांव में, और एक संत ने वह स्थापित किया था। धीरे धीरे वो वहाँ पे ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। लोग धीरे धीरे आने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे, और धीरे धीरे लोगों के घर में जब कोई भी खुशियाँ होती थी तो लोग पहले जाकर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर अपने घर में पूजा पाठ करते थे। तो इस तरह ठाकुर बारी पर बहुत चढ़ावा चढ़ने लगा। धीरे धीरे करते करते ठाकुर बारी की ख्याति जो है वो फैलती चली जा रही थी, और ठाकुर बारी एक विशाल मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ठाकुर बारी में महंत जी हैं और साथ में उनके पुजारी भी हैं, और जो दिन रात मंदिर में पूजा पाठ की आवाज़ें आती रहती हैं, भजन कीर्तन गूंजता रहता है। जो कुछ लोग भक्त आकर चढ़ाते हैं, उनका आनंद उठाते हैं महंत जी और उनके पुजारी। भोग विलास में खूब हलवा पूड़ी, घी का भोग लगाते हैं, मौज उड़ाते हैं। हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं, वे सब एक साथ रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों के विवाह हो चुके हैं और उन सब के बाल बच्चे भी हैं। हरिहर काका अकेले हैं, पत्नी का देहांत, 2 बार उनकी शादियां हुई, पर दोनों बार उनकी पत्नियां स्वर्ग से धार गई और कोई संतान नहीं है। पहले तो भाई उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करते थे, धीरे धीरे उन्होंने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी, और भोजन भी जो घर में बचा कुचा होता उन्हें दे दिया जाता था, रूखा सूखा भोजन, और बरामदे के कमरे में उन्हें रहने के लिए स्थान दिया गया था। हरिहर काका इस स्थिति से बहुत दुखी थे मन ही मन। पर एक दिन तो उनके धैर्य की सीमा ही समाप्त हो गई। हुआ कुछ इस तरह था कि भतीजे के गांव में जो भतीजा क्लर्की कर रहा था, उसका एक दोस्त उनके घर आता है, और हरिहर काका को उस दिन आशा होती है कि आज तो घर में बहुत अच्छा भोजन मिला है। और बहुत दिन से उनकी तबीयत खराब रहने के कारण वो उनका मुंह का स्वाद भी ऐसा हो रहा था, और वो उम्मीद कर रहे थे कि आज अच्छा भोजन मिलेगा।
परंतु बहुत देर तक जब उन्हें भोजन नहीं प्राप्त हुआ, उन्होंने भोजन मांगा, तो उसके बाद भाइयों की पत्नी ने उन्हें दाल भात और रायता जो बचा कुचा था, रूखा सूखा भोजन दे दिया। यह देखकर हरिहर काका क्रोध से चिल्ला उठे और उन्होंने थाली आंगन में फेंक दी। चिल्लाने की आवाज़, थाली की आवाज़ सुनकर गांव की स्त्रियां चारों ओर इकट्ठा हो गई, और तभी वहां पर एक पुजारी, जो ठाकुर बाड़ी का पुजारी था, वो पहुंच जाता है और यह सब देखकर वो इसकी सूचना महंत को देता है। फिर क्या था, महंत जी तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं और क्रोध में जाते हुए हरिहर काका को पकड़ लेते हैं और उनको बहला फुसलाकर ठाकुर बाड़ी में ले जाते हैं। ठाकुर बाड़ी में उनकी खूब सेवा की जाती है, अच्छा भोजन दिया जाता है, आराम करने के लिए मुलायम बिस्तर, अच्छा कमरा दिया जाता है, और बातों बातों में वो उन्हें बताते हैं, फुसलाते हैं कि इस दुनिया से क्या लेकर जाना है। बेहतर है ये कि वो अपनी ज़मीन, जो उनके पास 15 बीघा ज़मीन है, वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, जिससे कि उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। हरिहर काका के भाई इस घटना के बाद जब उन्हें ये पता लगता है, तो वे सुबह उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं और पत्नियों को भी निर्देश दे देते हैं कि हरिहर काका का पूरा ध्यान रखा जाए। और इस तरह से पूरे गांव में हरिहर काका के बारे में चर्चा होने लगती है, और कोई कहता है हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। महंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी कि अभी तक ठाकुर बाड़ी के नाम उन्होंने ज़मीन नहीं की है, तो बस अब उनका धैर्य ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने एक दिन बंदूकों से, हथियारों से लैस उन्होंने कुछ गुंडों को हरिहर काका का अपहरण करने के लिए भेज दिया। अब भाइयों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर वहाँ से ले गए और ठाकुर बाड़ी में ले जाकर उनका मुंह बांध कर उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनका ज़मीन अपने नाम उन्होंने कराने का प्रयास किया। अंगूठा उनके हाथ का लगवाने का उन्होंने प्रयास किया कागज़ों पर। हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुर बाड़ी आए, और उन्होंने पुलिस ने कमरे का पूरी ठाकुर बाड़ी की तलाशी ली, पर हरिहर काका का कहीं पता नहीं चला। फिर एक कमरे में उन्हें ताला लगा नज़र आया, और उस ताले को तोड़कर वहाँ से हरिहर काका को घायल अवस्था में बरामद किया गया, और पता चला कि हरिहर काका से उन्होंने ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर अंगूठे के निशान ले लिए हैं। अब हरिहर काका फिर से भाइयों के परिवार के साथ आकर रहने लगे, और उनके अपने और रिश्तेदार भी उनकी रखवाली के लिए रख लिए गए। दिन रात 24 घंटे उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया। हरिहर काका एक सीधे साधे किसान थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब स्थितियों से अब वो समझने लगे थे कि सब क्या चाहते हैं, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। परिस्थितियां कहते हैं ना, सब कुछ सिखा देती हैं। अब वो समझ गए थे, अब चतुर और ज्ञानी धीरे धीरे होते जा रहे थे, कि ये जो उनके भाई उनके साथ जो ये आदर सम्मान दे रहे हैं, ये जो सुरक्षा प्रदान करें, ये सब दिखावा है। उनके इसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा है। इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखी। भाई कहते थे ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। ठाकुर बाड़ी का महंत वह पीछे पड़ा था, ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए। लेकिन हरिहर काका गांव में इस तरह के बुज़ुर्गों की हालत देख चुके थे, जिन्होंने अपने जीते जी ज़मीन अपने परिवार के नाम कर दी थी या किसी के नाम कर दी थी बातों में आकर, और बाद में उन्हें उनकी ज़िंदगी जो है जानवरों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब हरिहर काका ने अपनी ज़मीन भाइयों के नाम नहीं लिखी, तो भाई भी ज़बरदस्ती पर उतर आए और कहने लगे, सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर वहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। हरिहर काका भाइयों के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो गई। उन्होंने अब स्वयं को बचाने का प्रयास किया, और इतनी बुरी हालत उनके भाइयों ने कर दी, जितनी महंत ने बुरी हालत नहीं की थी, उससे कहीं ज़्यादा बुरी हालत उनके भाइयों ने, जो खून के रिश्ते के उनके भाई थे, उन्होंने उनकी हालत कर दी। इतने में महंत जी हैं वो पुलिस लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो पुलिस भी
हरिहर काका को अपनी सुरक्षा में रख लेती है। अब सुरक्षा के लिए उनके लिए दिन रात राइफलधारी जो हैं उनके सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अब हरिहर काका बिल्कुल चुप रहते हैं इन सब स्थितियों से। उन्हें जीवन में सब पर से विश्वास उठ गया है, किसी तरह बस बिल्कुल चुपचाप उदासीनता में अपना जीवन बिता रहे हैं। एक नौकर रखा है जो उन्हें खाना बना कर देता है। बस खुली आंखों से आकाश की ओर देखते रहते हैं। और पुलिस वाले जो उनके पैसे पर, जो 15 बीघा ज़मीन से जो पैदावार आती है, उस पैसे से जो पुलिस वाले जो उनके लिए सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, वो मौज मस्ती उड़ा रहे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें, अगर हम अपने आसपास ऐसे बुज़ुर्गों को देखते हैं तो हमें अवश्य उनकी सहायता। बुजुर्ग तिनका तिनका जोड़कर अपनी ज़मीन जायदाद बनाते हैं और बाद में परिवार वालों उन्हें बोझ की तरह समझने लगते हैं। उन्हें वो बोझ की तरह लगने लगते हैं। और बहुत से परिवारों में ऐसा किया जाता है कि उनसे पहले उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली जाती है और बाद में उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। रोटी के लिए एक एक टुकड़े के लिए वे तरस जाते हैं। तो बहुत ही समाज में जागृति फैलाने वाली ये मिथिलेश्वर की ये कहानी है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी।